सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आप हर जगह पर मीडिया को छोड़ करके हर जगह पर इन जज साहब के कारनामे देख रहे हैं। ये जज साहब कोई कह रहा है कि इनके घर पर 15 करोड़ रुपए मिले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जज साहब की कुंडली खंगाली जा रही है। ये जज साहब 150 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ में इनका कनेक्शन मिला है। मतलब मैं हैरान हूं ये देख करके कि कैसे इस जज की कुंडली को छिपाया गया और ये जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट में आकर के बैठ जाता है। इस जज के खिलाफ, या यूं कहूं कि इस घोटाले में जज का नाम भी था और जज 10वें नंबर का आरोपी था। 10 नंबरी आरोपी था जज साहब जस्टिस वर्मा। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सीबीआई की एफआईआर में जज साहब का नाम था। मतलब आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई सामान्य आदमी हो तो पूरी जिंदगी उसकी 7 पुश्तें चली जाएंगी, लेकिन वो आदमी इस तरह के केस से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि सामान्य आदमी इतने बड़े घोटाले में आ ही नहीं सकता है, और जो आ जाएगा तो सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी बेचारा ट्रैक्टर का लोन लेता है, मोटरसाइकिल का लोन लेता है, गाड़ी 4 पहिए का लोन ले लेता है और उसी के लोन में उलझ करके रह जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े आदमी 100-100 करोड़ रुपए के लोन लेते हैं। चलिए मैं आपको सीधे तौर पर खबर दिखा देता हूं। 2 अलग अलग हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ मीडिया हाउस में खबरें हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए, 98 करोड़ रुपए का मामला है, कुछ में रिपोर्ट किया जा रहा है जिसमें 150 करोड़ रुपए तक का मामला है। दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है जिसमें कहा गया है कि 97 करोड़ के घोटाले में आया था जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। सीबीआई ने दर्ज किया था केस। और इसके साथ में एक खबर आप और देखिए, एनबीटी की खबर है जिसमें कहा है कि सीबीआई की एफआईआर में आ चुका है खजाने वाले जज साहब का नाम। 150 करोड़ के बैंक लोन से जुड़ा है मामला। तो 150 करोड़ और 98 करोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। खैर, मैं पहले मोटे तौर पर आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि मामला आखिरकार है क्या, किस तरीके से हुआ, और उसके बाद में जो रिपोर्ट आ रही है वो पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और ये भी अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, तब 2022 में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसको भी एक तरीके से रुकवा देता है। तो डिटेल में समझिए जरा इस खबर को। हुआ ये कि सिंबोली सुगर मिल के नाम से एक कंपनी है और उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं ये यशवंत वर्मा। और ये सिंबोली शुगर मिल वो ओरिएंटल कॉमर्स बैंक से 98 करोड़ रुपए का लोन लेती है। कुछ में कहा जा रहा है कि 97 करोड़ 85 लाख रुपए का लोन लिया, कुछ में 150 करोड़ रुपए तक यह आंकड़ा बताया जा रहा है। ये लोन लिया और लोन लेकर के वो लोन अलग अलग जगह पर अलग अलग खातों में बांट दिया गया। लोन किस बात के लिए लिया गया था? लोन लिया गया था किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के लिए सामान खरीदना, किसानों की मदद करना, किसानों का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना, इस बात के लिए लोन लिया गया था। लेकिन वो पैसा बांट दिया गया अलग अलग खातों में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आदमी है और आप जो है किसी कंपनी के नाम पर लोन लेकर के आते हैं कि मैं ये कंपनी खोल रहा हूं और मेरी कंपनी यहां पर इतने लाख लोगों को रोजगार देगी, उनको जीवन को ऊपर लेकर के आएंगे, उनकी मदद करेंगे आप। और उसके बाद में क्या करते हैं आप? लोन आपके खाते में आ जाता है, उसके बाद में चाचा, भतीजा, बुआ, सबके खातों में आप पैसा बांट देते हैं, या यार रिश्तेदार जो भी हैं आपके, उनके खातों में आप पैसा बांट देते हैं। जिस काम के लिए लोन लिया गया था उस काम के लिए लोन जो है वो इस्तेमाल ना हो तो एक तरीके का घोटाला है, एक तरीके का फर्जीवाड़ा है, एक तरीके का गबन है ये। और इसके लिए बाकायदा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने आरबीआई को जानकारी भी दी थी। अब देखिए, ये बड़ी बात तो ये है कि लोन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 98 करोड़ भी अगर मान ले, चलिए 150 करोड़ अगर हम नहीं मानते हैं, 98 करोड़ 100 करोड़ भी अगर हम मान ले तो भी अपने आप में बहुत बड़ी रकम है ये।
हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी रकम जो है कितनी होती होगी। आपने 2 लाख रुपए देखे होंगे, आपने 5 लाख रुपए देखे होंगे, आपने 10 लाख रुपए देखे होंगे। आम आदमी इतने ही पैसे देखता है, तो एक आम आदमी अंदाजा लगा सकता कि 1 करोड़ रुपए इतने होंगे शायद। भाई हम 2 लाख 5 लाख देखते हैं तो इतना होता है, 2 लाख 5 लाख पहले के जमाने में। अब तो जो है 2 लाख जो है वो 2 गड्डियों में सिमट करके रह जाता है। जब नरेंद्र मोदी 2000 रुपए का नोट लेकर के आए थे तो एक ही गड्डी में सिमट करके रह जाता था। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि चलिए 2 लाख रुपए इतना होता है, तो 1 करोड़ रुपए कुछ इतना हो जाएगा, एक मेज पर आ जाएगा। लेकिन ये 150 करोड़ रुपए कितना होता है? एक कमरे में आएगा, एक पूरी अलमारी भरी होगी, 2 अलमारियां लगेंगी, गाड़ी में डाल दें तो पूरी गाड़ी भर जाएगी क्या नोटों की? हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आम आदमी कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता कि 150 करोड़ रुपए होता कितना है। क्या ट्रक भरा जाएगा तब जाकर के इतना पैसा आएगा? और इतना पैसा एकदम से आता कैसे है? एकदम से इतना पैसा फिर अलग अलग खातों में बांटा कैसे जाता है? खैर, तो ये जज साहब जो हैं उस वक्त में 2014 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के, मैंने अपनी पिछली खबर में बताया आपको, ये एडिशनल जज बन गए थे और 2016 में परमानेंट जज बन गए। लेकिन 2015 का एक मामला है और 2015 के उस मामले में जो है वो सिंबोली शुगर मिल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये साहब। और तब जो है ये घोटाला एक तरीके से हुआ और इसमें सीबीआई ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने ईसीआईआर में इनका नाम दर्ज किया था। यहां पर किसी भी नेता का, किसी छुटभइये नेता का अगर नाम आ जाए सीबीआई की चार्जशीट में या ईडी की चार्जशीट में, तो वो नेता पूरी उम्र उभर नहीं पाता है। या तो ये है कि वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। भाई कोई तड़ीपार हो जाता है तो तड़ीपार होने के बाद में वो आदमी फिर नेक्स्ट लेवल का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी तड़ीपार कर दिया जाए तो फिर वो तड़ीपार होने के बाद में वो नेता खत्म हो जाता है, उसका कैरियर खत्म हो जाता है। खैर, अपनी अपनी बात है। और जरा ये भी सोचिए आप कि ये सारा सब कुछ हो रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि जज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनकी कुंडली क्या है, ये किस तरह का काम करते रहे हैं, या कहां कहां पर कौन कौन से केस में इनका नाम आता रहा है। कुछ भी नहीं देखा क्या? बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास में तो वो नजरें होनी चाहिए कि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को बता दे उसकी चाल ढाल देख करके कि ये आदमी अपराधी है या ये आदमी निर्दोष लग रहा है। क्योंकि अक्सर जो भी तजुर्बेकार आदमी होता है या महकमे का आदमी होता है वो पहली नजर में देख करके बता देता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है। ये मशीनें, नार्को टेस्ट वगैरह ये तो अब आए, पहले तो नजरें ही बता देती थी आदमी की, चाल ढाल से लोग बता देते थे कि नहीं ये है आदमी। और जब कोई शातिर अपराधी होता है या जिसका खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 2015 में ये कर रहा था, 2012 में ये, 2016 में ये, उसको आप कहां लेकर के आ रहे हैं? कोई एक दिन में तो जो है वो अलकायदा का चीफ नहीं बनता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो धीरे धीरे यहां से हमले करते 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 तब जाकर के वो एक दिन ओसामा बिन लादेन बनता है, तब जाकर के वो एक दिन अमेरिका पर हमला बोल देता है। तो ये एक दिन में नहीं होता है कि कोई गली का लुक्खा या कोई लड़का जाकर के अमेरिका के अंदर धमाका कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, ये बहुत सारे जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को अब ढका जाएगा, अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोचिए ये सीटिंग जज हैं, आज जितनी सारी बातें हो रही हैं, कल को इन जज साहब की अदालत में जिस किसी का मामला जाएगा, कैसे यकीन करेगा कोई आदमी कि ये जज साहब बिना पैसे लिए बात कर रहे हैं या ये जज साहब बिना पैसे लिए फैसला दे रहे हैं? कोई कैसे यकीन करेगा? खैर, मैं अभी थोड़ी खबर आपको पढ़ करके सुनाता हूं। एफआईआर सिंबावली शुगर लिमिटेड नाम की कंपनी मिल से जुड़ी थी। आरोप है कि इस मिल ने बैंकों को धोखा दिया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनने से पहले सिंबावली शुगर मिल में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इस सिंबावली शुगर मिल का खाता 2012 में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। मतलब जिस शुगर कंपनी के अंदर ये साहब डायरेक्टर के तौर पर थे, उसका खाता ही एक तरीके से फ्रॉड था। एनपीए घोषित कर दिया गया था कि ये
एनपीए का मतलब ये होता है कि जो आदमी लोन लेता है और फिर लोन वापसी चुकाता नहीं है, यानी एक तरीके से कहें तो फ्रॉड, फर्जी घोषित कर दिया गया उसको, और फिर उस कंपनी से ये जुड़े रहे। किसानों की मदद के लिए लोन लिया था। सीबीआई ने 22 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर की। इसके 5 दिन बाद में ईडी ने 27 फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक ईसीआईआर दर्ज की, और ये एफआईआर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ओबीसी ने, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सिंबावली शुगर्स को 150 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बैंक ने सीबीआई से शिकायत की थी कि चीनी मिल ने किसानों की मदद करने के नाम पर लोन लिया था, लेकिन बेईमानी से काम किया और बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। अब देखिए, दो बातें और यहां पर जुड़ रही है। जो बैंक हम देख रहे हैं कि डूब जा रहे हैं बैंक, अभी भी एक बैंक की खबर निकल करके सामने आई थी 15 दिन पहले, महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक है। तो जो बैंक डूब रहे हैं वो किस वजह से डूब रहे हैं? इस वजह से डूब रहे हैं कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को या फर्जी लोगों को बड़ा पैसा दे दिया, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, और वो पैसा वापसी नहीं आया। जैसे विजय माल्या लेकर के भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो पैसे ले लेकर के लोग भागे हैं, वो पैसा वापसी आया नहीं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक डूब गया। बैंक के पास में अपने कोई पैसा नहीं होता है। विजय माल्याએ ભાજપના ફંડ તરીકે 25 કરોડ રૂપિયા આપેલા, એ મારા ફેસબુક એકાઉન્ટમાં ચેક નંબર સાથે સામેલ છે। लोगों से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है, उसी पैसे को घुमा करके जो है बैंक अपनी आमदनी निकालता है। लेकिन अगर इतना मोटा अमाउंट लेकर के चला जाएगा तो बैंक डूबेगा ही। और यही ओरिएंटल बैंक, जिससे 150 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 150 करोड़ रुपए लोन लिया, वो बैंक जो है उसको विलय करना पड़ा, मिलाना पड़ा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ये स्थिति हो गई थी। सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की अर्जी दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 फैसलों में इस एफआईआर का जिक्र किया गया। ये फैसले उन आरोपियों से जुड़े थे जिन्होंने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने या अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के सिंबावली शुगर्स को लोन की सीबीआई जांच के आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने गलती की है क्योंकि जांच की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारी कानून के मुताबिक धोखाधड़ी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बैंक के फैसले में गलती नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिंबावली शुगर्स के खिलाफ एसबीआई की दिवालियापन की कार्रवाई को रद्द करने से भी इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सिंबावली के लिए समझौते के प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बैंक के फैसले में कोई गलती नहीं की जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद में यह कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम पहले ही एक चीनी मिल से जुड़े विवाद में सामने आया था। अब उनके घर से कैश मिलने की बात सामने आ रही है। जज का नाम सीबीआई की एफआईआर में आने को गंभीरता का कारण बताया जा रहा है। अब इसमें एक चीज और देखिए, आप थोड़ा और आप हैरान हो जाएंगे। सीबीआई की जो जांच है वो रुक गई थी, और कैसे रुकी थी वो भी देखिए। फरवरी 2024 में, यानी जिस वक्त में ये यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके थे, फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी इस जांच को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया, जिससे सीबीआई की प्रारंभिक जांच को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद सिंबावली शुगर मिल घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की किसी भी जांच की संभावना खत्म हो गई। यानी एक तरीके से यह कहें कि पूरी तरह से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब भी आपको लग रहा है कि दाल में कुछ भी काला नहीं है, दाल काली है कि नहीं भाई, इतना काला है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इस प्रकरण पर, इस मुद्दे पर मीडिया डिबेट ही नहीं कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अगर राहुल गांधी का नाम आ जाए या कांग्रेस के किसी नेता का नाम आ जाए या विपक्ष के किसी नेता का नाम आ जाए, अखिलेश यादव के किसी दूर के रिश्तेदार का नाम आ जाए, ममता बनर्जी के किसी दूर के रिश्तेदार का नाम आ जाए, छोड़ दीजिए उनके पर्टिकुलर नाम को, आप कैसे जो है कवरेज होगी, किस तरीके से कवरेज होगी। कोई नोट
गिनने वाली मशीन कंधे पर रख करके ले जाएगा, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला एक तरीके से धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के चीफ बयान दे रहे हैं कि कोई नोट ही नहीं मिले वहां पर, तो इसका मतलब और क्या समझा जाए। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और इस जज साहब की कुंडली वो खुल रही है। हो सकता है कि ये कह दिया जाए कुछ वक्त के बाद में कि भाई ये जज साहब तो पूरी तरह से क्लीन चिट है और जितनी भी खबरें जज साहब को लेकर के बनी थी उन सबको डिलीट किया जाए। ये भी कहा जा सकता है कि ये तो पूरी तरह से पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं बेचारे, इनको तो साजिश के तहत किसी ने फंसा दिया था। हालांकि इनकी कुंडली, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन खैर हम सब जानते हैं किस तरीके से क्या क्या नोटिस आते हैं। खैर जब तक कुछ आ नहीं रहा है तब तक तो बोल रहे हैं, कुछ आएगा तब फिर वो भी बताएंगे आपको। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। वो जज साहब को रिमांड पर लेने से सारी गवर्नमेंट अंदर आ जाएगी। बहुत अंदर स्कैम है, ईवीएम स्कैम है, बहुत स्कैम है। वो गोधरा कौन वाले वो आईपीएस संजीव भट्ट को अंदर डालने के लिए पैसा दिया गया है, तो वो तो इसमें मोदी शाह भी अंदर आ जाएंगे। तो उसको रिमांड पर लेना चाहिए, पब्लिक की डिमांड है।